हेलो एवरीवन। आज हम जीओसी कंटिन्यू करते हैं। तो जीओसी में हमने अभी तक हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। 2-3 टॉपिक बचे हैं, कार्बोकेटायन, उसकी रीअरेंजमेंट, कार्बीन, नाइट्रीन और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो ये इसको करने के बाद हमारा जीओसी ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो कार्बोकेटायन से शुरू करते हैं हम। कार्बोकेटायन, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, 2 तरीके के होते थे क्लीवेज, पोलर क्लीवेज और नॉन पोलर क्लीवेज। जैसे ये है हमारा कार्बन और कार्बन के साथ कोई भी एटम जुड़ा हुआ है एक्स, ठीक है। अगर तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कार्बन और एक्स की, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स के पास चला जाएगा और एक इसके पास चला जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये हो गया नॉन पोलर क्लीवेज। दूसरी होती है कि अगर कार्बन और एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है ये, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस केस में जो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन। तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन कैसे बनता है, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड बाय अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। कैसी क्लीवेज होएगी ये, नॉन अनसिमेट्रिकल क्लीवेज भी बोल देते हैं इसको और पोलर क्लीवेज भी बोल देते हैं। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज या फिर पोलर क्लीवेज। स्टेबिलिटी इसकी कैसे एक्सप्लेन करता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम पहले देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। इंडक्टिव इफेक्ट से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन गिन के हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर वहाँ पे रेजोनेंस है। तो कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp2 प्लेनर। कैसी प्लेनर है ये, sp2 प्लेनर। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होएगा, प्लेनर होगा ये। 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों है, जैसे देखो 1 2 3, 3 तो बॉन्ड में ना रखे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। लेकिन ऑक्टेट कितने का होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। रीअरेंजमेंट होती है कार्बोकेटायन में। जैसे हमारे पास कोई कार्बोकेटायन दिया हुआ है ना, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर इससे स्टेबल हो पा रहा है ना, तो उसको उससे स्टेबल में कन्वर्ट कर दो, मतलब वो रीअरेंज हो जाएगा। अगर उससे स्टेबल बन रहा है तो उसको उसमें बना दो, रीअरेंज कर दो। तो कार्बोकेटायंस में रीअरेंजमेंट हो सकती है, और ये नहीं है कि कोई लिमिट है, एक हो सकती है, 2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट हो सकती है। बस कंडीशन क्या होएगी कि जो रीअरेंजमेंट करने के बाद जो बनेगा ना, वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो रीअरेंज हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट जो है कार्बोकेटायन में अलग अलग टाइप की होती है, जैसे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है तो हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे, अगर एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है तो एल्काइल शिफ्ट बोलेंगे। रिंग एक्सपेंशन होती है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये 4 तरीके की हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो देखते हैं एक करके। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बोकेटायन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बहुत सारी रीअरेंजमेंट हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो रीअरेंज हो सकता है। इफ़ देर आर 2 और मोर पॉसिबिलिटीज, मान लो ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इसके इस साइड भी कार्बन है, अब बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस साइड, ये इधर में भी रीअरेंज हो सकता है और ये इस साइड भी रीअरेंज हो सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रीअरेंज कहाँ पे होगा, तो जिस साइड ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उस साइड वो रीअरेंज होएगा। यही लिखा हुआ है, इफ़ देयर आर 2 और मोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं तो रीअरेंजमेंट कैसे होएगी, रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस विच गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। उस तरफ होगी रीअरेंजमेंट जिस तरफ हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज है, कार्बोकेटायन है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, ये कार्बोकेटायन है, इसके साथ वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो उसके ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 और 1 2, तो इसके ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। लेकिन सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए, ये हाइड्रोजन इधर चला जाए, तो कार्बोकेटायन कितने हो जाएंगे, 3 इस साइड और 3 इस साइड, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे,
तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होएगा। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, तो इसलिए ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। और दूसरे तरीके से भी तुम इसको देख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। इस कार्बोकेटाइन के पास दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो दो प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इसमें एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दो दो जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे एक ही जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो इसलिए ये यहाँ पे इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इससे हमें ज़्यादा स्टेबल मिल रहा था इस साइड। अगला देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ वाला अल्फा कार्बन के ऊपर यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल और ये मिथाइल, मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन 0। लेकिन सोचो अगर ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप इधर आके शिफ्ट हो जाए, हो गया इधर शिफ्ट, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब अल्फा हाइड्रोजन गिनो, इस साइड 3 और यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 और 3 6 और 2 8, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 8। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 था, यहाँ पे 8 हो गई। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल ही चाहिए, तो इसका मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अल्काइल शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ ये 1 ये 2, तो 2 से कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 1 पे शिफ्ट हो गया अल्काइल, तो 1 2 अल्काइल शिफ्ट इसको बोलते हैं। मतलब साथ साथ है ना पोजीशंस, तो 1 2, अगर बीच में एक कार्बन का गैप होता है तो 1 3 शिफ्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये साथ साथ वाले कार्बन में शिफ्ट हो रहा है, तो 1 2 अल्काइल शिफ्ट इसको बोलेंगे। इस कार्बोकेटाइन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसके साथ 3 3 है, इधर भी और इधर भी, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन। बस कंडीशन याद रखना कि जो हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, शिफ्ट करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब इसको देखो, इससे तुम्हें क्लियर होगा थोड़ा। अब कार्बोकेटाइन यहाँ है, अब तुम सोचोगे कि हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाए या यहाँ लाए, 3 शिफ्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन शिफ्ट करके देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन शिफ्ट करके देखा, पिंक वाले को देखो, हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो ये हाइड्रोजन इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस बीच वाले कार्बन पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे आ गया, तो ये CH3, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 थे ना, एक और शिफ्ट हो गया तो CH3। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगला देखो, अब मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करके देख लो, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट किया तो ये CH3 CH2 के पास आ गया, CH इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन जो है अल्फा, तो इस पे 2 हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन 2। इस वाले में कितने बने थे 6। अब इसमें देखो डी को शिफ्ट करके देखो, डी को शिफ्ट करके देखोगे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 5 बन रहे हैं, यहाँ 6 और यहाँ 2। तो शिफ्ट कहाँ होगा, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल। क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हैं, 6 हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन से पाथ यहाँ पे फॉलो करेगा, पाथ बी फॉलो करेगा यहाँ पे। अगला रिंग एक्सपेंशन का केस देखो। रिंग एक्सपेंशन के लिए तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ रिंग का एक ऑर्डर याद रखना। सबसे स्टेबल होती है 6 वाली रिंग, देन 5 मेंबर वाली, देन 7, देन 4, देन 3। 6 5 7 4 3, ये नंबर याद कर लो, 6 5 7 4 3। अब 3 वाला यहाँ पे देखो, 3, अब तुम सोचोगे कि 3 है तो ये स्टेबल ज़्यादा 4 में शिफ्ट होएगी, नहीं, ये शिफ्ट नहीं होगी, यहाँ पे एक्सपैंड नहीं होगी 3 से ज़्यादा। ये मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये 3 मेंबर की रिंग है ना, ये एक्सपैंड होके 4 मेंबर की रिंग नहीं बनेगी। रीज़न क्या है, डांसिंग रेजोनेंस, इसका नाम आप पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। डांसिंग रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये स्टेबल है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसफर नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होगा। शिफ्ट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, एक्सपेंशन ही वर्ड यूज़ करेंगे ना। एक्सपेंशन मतलब 3 से 4 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, तो यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। अगला देखो, ये 4 मेंबर की रिंग है, 4 से ज़्यादा, अब 4 के बाहर एक और मिथाइल है, यानी 5 बन सकता है। अब हमने चेक करना है कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो तुम देखो 4 से ज़्यादा स्टेबल है 5, हाँ 4 से ज़्यादा स्टेबल है 5, तो इसका मतलब 5 में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यही देखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें रिंग दी हुई है तो वो एक्सपैंड होगी ही होगी, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए हमें ये ऑर्डर याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 मेंबर है और बाहर एक कार्बन है,
तो 4 से 5 में शिफ्ट हो सकता है, हमें चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि 4 से 5 में होना है ना, तो 5 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तो हो जाएगा, तो 4 से ज़्यादा स्टेबल है 5, तो इसका मतलब ये 4 से 5 में शिफ्ट हो जाएगा। अगला देखो, ये 5 मेंबर की रिंग है, उसके बाहर एक और कार्बन है, तो 5 से 6 में शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है। अब हम चेक करेंगे होएगा या नहीं, तो 6 ज़्यादा स्टेबल होता है, 6 ज़्यादा स्टेबल होता है तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा स्टेबल ही होना है। अगला देखो, ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर के बाहर एक कार्बन है, तो 6 से 7 में हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं होएगा, 6 से 7 में हो सकता है ना, तो 7 तो कम स्टेबल है, तो कम स्टेबल क्यों होएगा वो, तो इसका मतलब ये एक्सपैंड नहीं होएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। ये ऑर्डर आप याद रखना, 3 से ज़्यादा स्टेबल 4, देन 7, देन 5, देन 6, ये नंबर याद रखना, 6, 5, 7, 4, 3। अब देखो, ये एक एग्जाम्पल समझ आया आपको, देखो 6 मेंबर थी, तो 6 से 7 हो सकता था ये, लेकिन होएगा नहीं। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि 6 ज़्यादा स्टेबल है। कम स्टेबल क्यों होएगा, वो ज़्यादा स्टेबल ही रहना चाहेगा ना वो। अब देखो, ये तो था होएगा या नहीं होएगा। अब कैसे होएंगी एक्सपेंशन, उसके लिए एक ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगी ये ट्रिक। क्या करना है, सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, ये कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे जो ये रिंग है ना, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। रिंग में जिस कार्बन के थ्रू ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 दे दो, उसके साथ वाले को नंबर 2 दे दो, दे दिया, नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया। 1 हमने रिंग तोड़ के नई रिंग बनानी है ना, एक्सपैंड करनी है, तो बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे, 1 और 2 के बीच में तोड़ दिया, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड को, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, और उसके बाद क्या किया, 2 और प्लस को जोड़ दिया, 2 और प्लस को जोड़ दिया, और पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ जाएगा, 1 के पास। दोबारा से ये देखो, ये ट्रिक यहाँ लिखी हुई है, 1, 2 के बॉन्ड को तोड़ो, 2 को पॉजिटिव से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो। दोबारा ध्यान से रिपीट करो, 1 और 2 के बीच के बॉन्ड को तोड़ो। पहले काउंटिंग आपको देनी आनी चाहिए, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ उसको नंबर 1 देंगे, उसके साथ वाले को नंबर 2 देंगे। फिर रिंग तोड़नी है ना, तो कौन सा वो तोड़ेंगे, 1 और 2 के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया अब हमने। अब जोड़ना भी तो है ना, तो जोड़ेंगे किसको, 2 को प्लस के साथ जोड़ेंगे, ये था 2, ये रहा प्लस, तो 2 को प्लस के साथ जोड़ेंगे, जोड़ दिया। अब पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, 1 के पास। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना ये, तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया, 2 को प्लस के साथ जोड़ देंगे, 2 को प्लस के साथ जोड़ दिया, और प्लस कहाँ चला गया, 1 के पास, प्लस कहाँ चला गया, 1 के पास। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर की रिंग बन गई। पर ये एक्सपैंड करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि एक्सपैंड होएगी भी या नहीं होएगी। वो नंबर याद कर रहा था ना कि 6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो ऑर्डर के ज़रिए आप पहले चेक कर लेना कि एक्सपैंड होएगी या नहीं होएगी। अगर होएगी तो इस तरीके से आप कर लेना सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है, दोबारा एक बार देख लो, 1 और 2 के बीच के बॉन्ड को तोड़ो, 2 को पॉजिटिव से जोड़ दो और 1 को प्लस दे दो, खत्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो आप, ये 5 मेंबर रिंग है, 5 6 में कन्वर्ट हो सकती है ना, क्योंकि 6 इज मोर स्टेबल। तो क्या किया, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, 1 और 2 के बीच के बॉन्ड को तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा और 1 को प्लस दे दिया, ये हो गया। यहाँ पे अल्फा कार्बन 1 थे, यहाँ 4 हो गए, ये ज़्यादा स्टेबल होगी। अगला है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का भी बहुत ही अच्छा सा रूल है। ये जो ग्रीन पेन से है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये हमारी थी रिंग, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही है। तो 4 मेंबर से 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 3 मेंबर में डांसिंग रेजोनेंस है ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो, जो हमें पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ना, उसके साथ वाले में पॉजिटिव दो और उसके साथ वाले में नेगेटिव, ये हमने खुद से देना है। जो क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है उसके साथ वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव दे दो, दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नए वाले नेगेटिव और पुराने वाले पॉजिटिव को जोड़ दो, ये हमने जोड़ दिया। और ये जो हमने देखो, नए वाले नेगेटिव और पुराने वाले पॉजिटिव को जोड़ दो, और जो ये नए वालों के बीच का बॉन्ड है ना उसको तोड़ दो, हो गया, बन गया हमारा। दोबारा से एक और क्वेश्चन देख लो, ये हमें दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी, हमने नया पॉजिटिव दे दिया, नया नेगेटिव दे दिया, बॉन्ड कौन सा तोड़ा, नए के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया ये वाला बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ने के बाद
नए नेगेटिव और पुराने पॉजिटिव को जोड़ दिया, ऐसे होगी रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन टाइप में तो इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वैसे क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, पर ज़रूरत पड़ भी सकती है। आप इतनी इजी सी ट्रिक है, आप सीख ही लो। क्या करना है, पुराना पॉजिटिव दिया हुआ है, उसके साथ एक नया एक पॉजिटिव दे दो, एक नेगेटिव दे दो, फिर उन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ दो। पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ा, उसके बाद एक नया बॉन्ड बना। बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, पॉजिटिव तो हमारे पास पुराना था ही, नेगेटिव नए वाला ले लेंगे, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देंगे, खत्म। कार्बो एनायन स्टेबिलिटी जो है कार्बो एनायन की, उसको भी हम कैसे वो कर सकते हैं एक्सप्लेन, इंडक्टिव इफेक्ट से, रेजोनेंस से, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी वाले में। जो कार्बो एनायन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, खुद ही देख लो। 1 2 3 और ये नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो sp1 p2 p3, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन आपको अगर नहीं निकालनी आती तो इसकी मैं अलग से केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताऊंगी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज है, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बो एनायन sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 6 हो गए, और यहाँ पे ये 2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। कार्बो एनायन कब बनता है, यानी जब कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे। कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, यानी जब कार्बन और जेड के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, कार्बन की, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जेड के पास पॉजिटिव। तो जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब हम उसको बोलेंगे कि वो क्या बन गया, हमारा कार्बो एनायन। तो कार्बीन में क्या है, कार्बीन क्या होता है, न्यूट्रल बाइवेलेंट एलिमेंट। न्यूट्रल होगा, बाइवेलेंट होगा। इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 में से 4 तो बॉन्डेड फॉर्म में होंगे और 2 लोन पेयर्स के फॉर्म में होंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे चारों ना हाइड्रोजन बनेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले गया, और ये वाला हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया। तो 2 हाइड्रोजन होमोलिसिस होएगी यहाँ पे। तो 2 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, रेडिकल लेके चले गए, तो एक रेडिकल यहाँ रह गया, एक रेडिकल यहाँ रह गया। तो यही बना हुआ है कि 2 तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गए और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। देखो ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डेड है और ये वाला बॉन्डेड है। बॉन्ड कौन सा टूटा, ये वाला टूटा और ये वाला टूटा। और कैसे टूटा, होमोलिसिस हुई, मतलब एक ये ले गया और एक छोड़ गया, मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन रहे। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन, तो ये होमोलिसिस होके ये इस फॉर्म को हम बोलते हैं कार्बीन, ठीक है। अब कार्बीन भी 2 टाइप की होती है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में क्या होंगे, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये सेम ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है। लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन में ये अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे। देखो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल। 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ऑर्बिटल में होंगे। तो जैसे एक की स्पिन अप, एक की डाउन, तो नेट स्पिन 0 हो जाएगी। तो नेट स्पिन जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। शेप कैसी होगी, एंगुलर होगी, क्योंकि ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा ना, तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो ऐसी एंगुलर शेप बन जाएगी इसकी। लेकिन ट्रिपलेट कार्बीन में 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, सेम स्पिन होगी, तो सेम स्पिन होगी इनकी, तो ये ट्रिपलेट कार्बीन है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, और शेप कैसी होगी इसकी, लीनियर शेप होगी। रिएक्शंस जहाँ पे कार्बीन बनता है, CH2N2, तो यहाँ पे N2 चला जाएगा और CH2 कार्बीन की फॉर्म में रह जाएगा। कीटीन को जब हम हीट करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप अलग चला जाता है और ये कार्बीन बच जाएगा हमारे पास। CH2I2 को जब हम हीट करेंगे जिंक की प्रेजेंस में, तो जिंक आयोडीन को लेके चला जाएगा, जिंक आयोडाइड, और ये कार्बीन अलग बच जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ जब हम हीट करते हैं तब रिमर टिमर रिएक्शन में, तो डाइक्लोरोकार्बीन KCl प्लस वाटर, तो ये डाइक्लोरोकार्बीन हमारा इंटरमीडिएट होता है रिमर टिमर रिएक्शन में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है कि रिमर टिमर रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट बनता है, तो डाइक्लोरोकार्बीन वहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बनता है।
अगला नाइट्रीन, नाइट्रीन में क्या है, एक तो होगा बॉन्ड होगा, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 4 कैसे होंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 में से 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये 4 में देखो 2 तो ये रहे और 2 ये सेम ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भी हो सकते हैं। वही जैसे सिंगलेट और ट्रिपलेट वाला सीन था वैसा ही है यहाँ पे। और जैसे रिमर टिमर रिएक्शन में कार्बीन इंटरमीडिएट था ना, नाइट्रीन कहाँ पे इंटरमीडिएट होएगा, हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम आप लोग याद रखना, हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, क्या होता है, एसाइल नाइट्रीन। ये रहा उसका स्ट्रक्चर, RCO को एसाइल ग्रुप बोलते हैं ना, और ये नाइट्रीन का हो गया। नेचर ऑफ रिएजेंट्स, 2 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस लविंग होगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब वो नेगेटिव चार्ज से लव करता है। नेगेटिव चार्ज से कौन लव करेगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। देखो अब जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही होगा, 3-4 केसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज का है तब भी नेगेटिव चार्ज को लव करेगा। दूसरा चीज़ क्या है, अगर उसका वैकेंट ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, मतलब उसके पास जगह है इलेक्ट्रॉन्स की, तब भी वो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा, तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल ही होएगा। तो इनकम्प्लीट वैकेंट ऑर्बिटल होगा अगर उसके पास। और तीसरा क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उसके पास। तो इनको हम क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है, H+, C+, Br+, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। और दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे जिनके पास। इनकम्प्लीट वैकेंट ऑर्बिटल्स किसके पास हो सकते हैं, BF3 के पास, BCl3 के पास। किसके पास, BF3 और BCl3, ठीक है। और तीसरा क्या है, जिसमें ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे CO2, SO2, SO3, ठीक है। और एक एग्जांपल था जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। वैकेंट ऑर्बिटल्स में जैसे ZnCl2, ये D ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे FeCl3, FeCl2, SnCl3, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं इनके पास जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल पता लगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले हो जाएंगे, दूसरा जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, तीसरा जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज से लव करता है, मतलब खुद कैसा है, नेगेटिव चार्ज का है। या तो वो खुद नेगेटिव चार्ज का होगा, और अगर न्यूट्रल होएगा तो उसके पास लोन पेयर होंगे। तो या तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जैसे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, NH2। दूसरा क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जिसके पास लोन पेयर होंगे, जैसे वाटर, NH3, और ये अमाइन हो गया। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हम कैसे मेजर करते हैं, डाइपोल मूवमेंट से। और बॉन्ड की पोलैरिटी हम कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। ये बस वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए 2 पॉइंट्स बताएं आपको। अगला सॉल्वेंट सिस्टम, कितने कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एक तो है नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी 0 है, डाइपोल मूवमेंट 0 है। उसका एग्जांपल है बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन हो गया, ये चेयर फॉर्म में दे रखा है, ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सारे नॉन पोलर में आते हैं। पोलर में 2 टाइप के हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया पोलर प्रोटिक के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और पोलर अप्रोटिक में आ जाएंगे जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे अमोनिया हो गया। ये पोलर प्रोटिक एग्जाम्पल है, ये अमोनिया, मिथेनॉल और ये COOH यानी एसिटिक एसिड, ये पोलर प्रोटिक एग्जाम्पल्स हैं। और पोलर अप्रोटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ ना, तो उसके एग्जाम्पल ये है, कीटोन हो गया, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल, और ये SO को क्या बोला है, सल्फोक्साइड। तो ये पोलर अप्रोटिक का एग्जाम्पल हो गया। ये वाले एग्जाम्पल पोलर प्रोटिक के दिए हुए जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे हमारा जीओसी ख़त्म हो गया है। हमने जीओसी के हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप सारे वीडियोस को सीरियल वाइज देखना, लेक्चर 1 2 3 4 सीरियल वाइज अगर आप देखते चलोगे तो आपसे हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपको इससे हेल्प मिली है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।